अभिषेक जी, मैं सबसे पहले हम सब लोगों में से भाई सबसे आप घूमते घामते हैं, आपके पास खबरें रहती हैं। बिहार में इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में बार बार आ रहा है कि वहां भूचाल आने वाला है, भूचाल आने वाला है। भूचाल के दो हैं। एक भूचाल क्या संकेत ये मिल रहा है कि कुछ चिराग पासवान जी बड़ी परेशानी में हैं, वो कई जगह इसको दर्शा भी चुके हैं। दूसरा भूचाल का जो केंद्र है वो नीतीश कुमार जी हो सकते हैं। तो जरा आपसे पहले समझा जाए कि बिहार का भूचाल, और हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में कहा जाता है सटला तो गैला, तो जो सटल उगैल, तो ये कहा किस तरह से चरितार्थ हो रहा है बिहार में, क्योंकि दोनों लोग सटे हुए हैं इस समय। तो आपके पास क्या खबर है कि बिहार में क्या भूचाल आ रहा है, और ओवरऑल आपका एक इंप्रेशन ऑन ऑन बीजेपी कि छोटे दलों को वो अपने साथ रहने नहीं देती है। अभिषेक जी। देखिए आनंद वर्धन जी, हमारी और आपकी संयोगवश दोनों की मादरी जबान भोजपुरी है। तो भोजपुरी में एक और कहावत लोग कहते हैं कि ज्यादा होशियार के तीन जगह लगेला। वही स्थिति बीजेपी की हो गई है। ये कहावत आपने भी सुनी होगी, क्योंकि जिस इलाके से आप आते हैं उसी इलाके से मैं भी आता हूँ कमोबेश। तो ये स्थिति बीजेपी की बिहार में हो गई है। चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है। तो चिराग पासवान की पार्टी हमेशा टूटने के लिए ही बनती है। रामविलास पासवान 29 एमएलए लेकर आए, सत्ता की चाबी लेकर घूम रहे थे। विधायक उनके सरयू राय लेके घाटशिला में झारखंड में घूम रहे थे, पार्टी टूटी। उसके बाद जब भी उनके एमएलए जीतते थे, वो एमएलए नीतीश कुमार लेकर चले जाते थे। सांसद उनके आए तो उनके चाचा लेकर चले गए। तो उनकी पार्टी वैसे ही है, क्योंकि उस पार्टी में आपको चिराग पासवान के अलावा कोई पॉलिटिकल एलिमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे आप दूसरी पार्टियों को देखें, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा या फिर राजद, जदयू। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजद को देखें, जदयू को देखें, या भाजपा कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, देख ही रहे। पॉलिटिकल एलिमेंट आपको दिखाई देंगे। लालू यादव के आसपास कौन दिखते हैं? मनोज झा दिखेंगे, जगदानंद सिंह दिखेंगे, कुछ दिनों पहले तक जब तक जीवित थे रघुवंश प्रसाद सिंह दिखते थे, शिवानंद तिवारी दिखते हैं। यही लोग हैं, सब पॉलिटिकल लोग हैं। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द आप देखें, ललन सिंह दिखेंगे, विजय चौधरी दिखेंगे, वशिष्ठ नारायण सिंह दिखेंगे। इसी तरह के लोग दिखेंगे जो पॉलिटिकल लोग हैं। चिराग पासवान के इर्द गिर्द कौन दिखेंगे? चिराग पासवान के इर्द गिर्द दिखेंगे कोई माइक्रो फाइनेंस का काम करने वाले। चिराग पासवान के इर्द गिर्द दिखेंगे जो कभी रेलवे में कोई ठेकेदारी करते थे। वो सब लोग सांसद विधायक चिराग पासवान की पार्टी से बनते रहते हैं। इस तरह के लोगों को तोड़ना बहुत आसान काम होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। आखिर ईडी किस लिए बनी है? ऐसे ही लोगों को तोड़ने के लिए तो बनी है। अब ईडी जाकर वशिष्ठ नारायण सिंह को तो तोड़ नहीं पाएगी जेडीयू से। ईडी जाकर के समाजवादी पार्टी में जो कौन थे वो विपक्ष के नेता जो इस बार हार गए हैं, वो बलिया वाले, नाम मैं भूल रहा हूँ। अरे रमा चौधरी, राम गोविंद चौधरी। राम गोविंद चौधरी, वैसे लोगों को तो तोड़ नहीं पाएगी ईडी। तो इन सब के लिए एक मुफीद विकल्प है चिराग पासवान की पार्टी की वहां से कुछ लोगों को तोड़कर 240 से 243 पहुंचाया जाए। चिराग पासवान के बारे में एक बड़ी बात जो चर्चा में है अभी, वो जानकर थोड़ा आपको आश्चर्य होगा। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन 2 दिनों से सुन रहा हूं। मैंने बात करने की भी कोशिश की है, लेकिन कोई ना तो इसको डिनाई कर रहा है ना एक्सेप्ट कर रहा है। प्रशांत किशोर की का जो जन सुराज अभियान है, वो 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। तो प्रशांत किशोर अपनी पार्टी में सीएम फेस के तौर पर चिराग पासवान को चाहते हैं, लेकिन गठबंधन सहयोगी के तौर पर नहीं, अपनी प्रस्तावित राजनीतिक पार्टी के सीएम फेस के तौर पर, यानी अपनी पार्टी को ले जाकर वो मर्ज करें। और चिराग पासवान को शायद ये दिख रहा है या किसी ने समझाया है कि बिहार में लंबे समय से बहुत हो गई ओबीसी पॉलिटिक्स। जाति जनगणना के बाद तो ओबीसी पॉलिटिक्स बिखर ही गई। तो अब बिहार में दलित, सवर्ण और अल्पसंख्यक और कुछ हद तक अति पिछड़ा भी आएगा। ये एक बहुत बड़ा विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखिए, प्रशांत किशोर को आप राजनीतिक तौर पर दरकिनार नहीं कर सकते। गांव गांव, कस्बे कस्बे, हर घर में प्रशांत किशोर चर्चा का विषय जरूर बन गया है। अब प्रशांत किशोर सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे ये समय बताएगा, लेकिन प्रशांत किशोर कम से कम चर्चा में तो आ गए हैं। राजनीति करने के लिए चर्चा, पर्चा और खर्चा, ये तीनों बहुत जरूरी है। तो चर्चा, पर्चा और खर्चा तीनों उनके पास है, बस उनके पास एक चेहरा नहीं है। और बिहार की राजनीति में वो मिसफिट है अपने जातीय समीकरणों के लिहाज से कहें तो, उस वजह से वो मिसफिट है।
तो एक चर्चा चिराग पासवान के बारे में यह है। नीतीश कुमार की जहां तक बात है, नीतीश कुमार के बारे में चर्चा क्यों शुरू हुई है? कल आप देखें, नालंदा में एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना राजगीर में, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के लिए खुद नीतीश कुमार गए। वैसे वो जब राजगीर जाते हैं तो लोगों की धड़कनें बढ़ जाती है कि नीतीश कुमार राजगीर गए, लगता है कुछ खेला होगा। जब भी खेला होता है उसके पहले वो राजगीर जरूर जाते हैं। तो जब वो गए वहां पे, वहां प्रोग्राम हुआ, तो बीजेपी ने, बिहार बीजेपी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर एक पोस्ट शेयर किया और उस पोस्ट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बातें की गई है, एनडीए सरकार की उपलब्धि बताया गया है, लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा गायब है। और 6 अगस्त तक, इसी 6 अगस्त तक आप देखें, बिहार बीजेपी के फेसबुक पोस्ट पर जो भी पोस्ट लगती थी, जो पोस्टर बनता था कम से कम, उसमें नीतीश कुमार के चेहरे को जगह दी जाती थी। 6 अगस्त के बाद, खासकर जब से दिलीप जायसवाल नए अध्यक्ष के रूप में आए हैं, नीतीश कुमार का फोटो गायब कर दिया गया। तो नीतीश कुमार पिछली बार जब महागठबंधन तोड़े थे तो क्या कहा था उन्होंने? बिना नाम लिए तेजस्वी यादव के बारे में कहा था कि खुद ही क्रेडिट ले रहा है, इतनी वैकेंसी भरी जा रही है, नौकरियां दी जा रही है, काम हम कर रहे हैं, क्रेडिट ले रहा है, अपना नाम छपवा रहा है। यही काम अब बीजेपी कर रही है। नीतीश कुमार को आप देखें, पटना में एक दिन भी रुक नहीं रहे हैं, पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। आज एक जिले में, किसी एक ब्लॉक में, कहीं कभी पूर्णिया जिले में, कभी मुजफ्फरपुर में, कभी नवादा में, कहीं ना कहीं आपको नीतीश कुमार दिखेंगे रोज। उनके आसपास शायद ही कभी कोई बीजेपी का मिनिस्टर दिखता हो। दूसरी बात, नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव इतने ज्यादा दिनों तक पटना में रुकते नहीं है, अक्सर वो बिहार के बाहर चले जाते हैं, उन पर यह आरोप भी लगता है, लेकिन तेजस्वी यादव पटना में मौजूद हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जब कभी बोलते भी हैं तो अटैक करने में नीतीश कुमार पर से वो बचते हैं कि नीतीश कुमार पर उन्हें कुछ बोलना पड़े, उससे वो बचते हैं। तो इन दोनों की चुप्पी बहुत कुछ इशारा कर रही है कि बिहार की राजनीति में आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। चिराग पासवान के बारे में एक और खबर ये चल रही है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों एक हो गए हैं। मैंने कल चिराग पासवान के करीबी नेता से पूछा, मैंने कहा कि वो तो हनुमान है मोदी जी की, तो हनुमान तो लंका जलाने जाते हैं। तो जो बात उन्होंने कही वो मैं आपके सामने एज इट इज रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि देखिए, सांकेतिक महत्व वाली बातें कही, इसका कोई ये मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि एक लंका तो बनारस में भी है। जी जी चलिए, नहीं नहीं, और लंका, बनारस की लंका ने इस देश की राजनीति को बहुत सालों तक, वहां के जितने अध्यक्ष, जितना है, अंतिम जो होता था वही लंका ही से होता था। तो अब लंका लगेगी कि क्या जलेगी, ये तो अब देखने आने वाला समय बताएगा। अभिषेक जी, मैं सेकंड राउंड में थोड़ा देश की राजनीति पे भी आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि ओवरऑल एक बहुत ही संक्षेप में, जो ओवरऑल बीजेपी का सटला तो गैला भाई वाला जो मामला है, उसमें बहुत संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में। देखिए, बीजेपी की स्थिति क्या है कि बीजेपी पहले से, खासकर जब से मोदी साहब वाली बीजेपी है, सहयोगी दलों के बीच अविश्वास पैदा करने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है उसने। किस पार्टी को बख्शा गया है? आप देखिए पीडीपी की क्या हालत हो गई। हरियाणा में बंसीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी से अलायंस कर बीजेपी ने एंट्री मारी थी, क्या हो गया यूपी वहां पर। आप गुजरात में देखिए, आप तो उस समय काफी सक्रिय रहे होंगे, हम लोग के तो होशो हवास के पहले की बात है, 1.5-2 साल शायद हम लोग की उम्र रही होगी। लेकिन चिमन भाई पटेल की सरकार को समर्थन देकर, सरकार का हिस्सा बनकर, जनता दल के पिछलग्गू बनकर बीजेपी ने गुजरात में एंट्री मारी, शिवसेना की पिछलग्गू बनकर महाराष्ट्र में एंट्री मारी, कर्नाटक में जेएच पटेल के साथ अलायंस कर 99 का विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो एक साथ हुआ, यानी जनता दल यूनाइटेड और लोक शक्ति जो रामकृष्ण हेगड़े की थी, इन सब के साथ मिलकर वहां पर एंट्री की। बिहार में नीतीश कुमार को, समता पार्टी को जोड़ करके एंट्री की। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के कंधे पर सवार होकर वहां पर एंट्री की। उड़ीसा में नवीन पटनायक के कंधे पर सवारी कर बीजेपी ने एंट्री की। हर जगह किसी न किसी के कंधे का सहारा लेकर बीजेपी ने एंट्री की। तो जी। हर राज्यों में इन दलों की हालत आप देख सकते हैं क्या हुआ। कोई पांडियन आ गए, और वो पांडियन क्या थे क्या नहीं थे, नवीन पटनायक की हालत आप देख लीजिए। यहाँ तो आरसीपी सिंह को देखिए क्या हुआ, उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा तोड़े गए, कई लोग तोड़े गए। चिराग मॉडल पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे देश ने देखा कि चिराग मॉडल कैसे इस्तेमाल किया गया कि जेडीयू को बीजेपी से छोटी पार्टी असेंबली के अंदर बनाया जाए, वो सबने देखा। हर जगह ये यही खेल खेलते हैं। संजय निषाद का नाम आप ले रहे थे, ओम प्रकाश राजभर की स्थिति आप देख सकते हैं। किस पार्टी को बीजेपी ने बख्शा है?
तो एक तो सहयोगियों के साथ अविश्वास की स्थिति है, दूसरी महाराष्ट्र का चुनाव एक बहुत डिसाइसिव इलेक्शन है, और महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए डिसाइसिव है क्योंकि इस देश में जो लोग अर्थव्यवस्था की समझ रखते हैं, आपके दर्शकों के लिए भी मैं कह रहा हूं, आधे लोग इस बात की समझ तो जरूर रखते होंगे कि इस देश की जीडीपी का 22% तमिलनाडु से आता है, तो 30% महाराष्ट्र से आता है, 29 या 30%। 52% जीडीपी वाले दो राज्य एक साथ विपक्ष के पाले में चले जाएंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी को गठबंधन सरकार चलाने में कितनी मुश्किल पेश आने वाली है। और वो मुश्किल इसलिए पेश आने वाली है क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जब ये लोकसभा गठित हुई थी 234 से टेक ऑफ किया था, और आज की तारीख में कुछ निर्दलीय और अनआइडेंटिफाइड एमपी को आप जोड़ के देखें तो ये आंकड़ा 245 के आसपास दिखता है, जिसमें पप्पू यादव, सांगली वाले, कश्मीर वाले, पंजाब वाले और भी दूसरी जगह से आए हुए कुछ निर्दलीय या छोटे दलों के लोग हैं। उनकी संख्या को देखें, शायद एक नवीन पटनायक के भी जीते हैं जो बीजेपी के विरोध में अब खड़े हैं, एक उड़ीसा में जो जीते। तो ये नंबर देखने के बाद अब साफ दिखाई देता है कि ऑपोजिशन यूनिटी को ये लोग ब्रेक नहीं कर पाए। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद और ब्रेक नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र के बाद जब दो कैश रिच स्टेट एनडीए के पास हो जाएंगे, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, विपक्ष की फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफी हद तक दुरुस्त हो जाएगी, और दूसरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दुरुस्त होने के साथ साथ हरियाणा में कांग्रेस आ गई तो इनको वो स्थिति का सामना, उस आदर्श स्थिति पर बीजेपी नहीं जाएगी कि 13 महीने किसान दोनों तरफ से बैठे हुए हैं दिल्ली में, चाहे इधर बैठे हुए हैं यूपी के बॉर्डर पर या हरियाणा के बॉर्डर पे, दोनों तरफ बीजेपी की सरकारें हैं। स्टेट गवर्नमेंट से किसान आंदोलन को दबा कर रखने, कुचलने या दुष्प्रचार कराने के लिए जिस तरह के उसकी मशीनरी के सपोर्ट की जरूरत है, वो मशीनरी का सपोर्ट दिल्ली के 3 तरफ से मिलना बंद हो जाएगा। शंभू बॉर्डर की चीजें आपको दिल्ली के एकदम बॉर्डर पर, मुहाने पर आकर खड़ी हो जाएगी। तो इनकी समस्या दूसरी बढ़ने वाली है, और उस स्थिति में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सामने भी विकट परिस्थिति होगी कि वो इनके साथ रहे या नहीं रहे। सबसे विकट परिस्थिति होगी एकनाथ शिंदे के सांसदों के लिए कि भाई उनके पॉलिटिकल फ्यूचर का सवाल है, अब वो कहां जाए। जी।